डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल सेगमेंट का अध्याय नंबर 3 जल संसाधन प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित जल के बारे में पढ़ेंगे और भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग जल संरक्षण के बारे में भी अध्ययन करेंगे और जल की दुर्लभता के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है जल संसाधन, तो सबसे पहले आप देखेंगे जल संसाधन को हम किस प्रकार से परिभाषित करें। जल संसाधन को हम किस प्रकार से परिभाषित करें, तो सबसे पहले आप जल संसाधन की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पृथ्वी के तल पर स्थित जल को हम जल संसाधन कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के तल पर स्थित जल को हम जल संसाधन कहते हैं, चाहे वह ठोस, द्रव अथवा गैस किसी भी रूप में हो। ये बात को ध्यान में रखिएगा। परिभाषा आप ऐसे लिखेंगे, पृथ्वी के तल पर स्थित जल को हम जल संसाधन कहते हैं, चाहे वह ठोस, द्रव या गैस रूप में हो। तो बात यह उठी कि इसको जल संसाधन क्यों कहा गया, क्योंकि यह हमारे लिए उपयोगी है और अत्यधिक उपयोगी है। इसका हमारे लिए बहुत महत्व है, इसीलिए हमने इसे कहा जल संसाधन। ठीक है ना। अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी पर जल की उपलब्धता देख लेते हैं। तो अभी हम आपको एक पाई चार्ट के द्वारा दिखा रहे हैं कैसे पृथ्वी पर कितना जल है और कितना स्थल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोटे तौर पे जान लीजिए कि पृथ्वी पर टोटल 71% जल है, जबकि 29% स्थल है। तो आप सबसे पहला सवाल यही नोट कर लीजिएगा, 71% जल है और 29% स्थल है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो 71% जो जल है उसका लगभग 97 से 97.5% हिस्सा, याद रखिएगा, कहीं कहीं पर 97 देता है, कहीं कहीं पर 97.5 देता है। यहाँ पे जैसे देखिए 97.5% लिखा हुआ है। तो जो हमारा 71% जल है, इसमें 97.5% हिस्सा समुद्रों में पाया जाता है, अर्थात महासागरों में पाया जाता है, जबकि 2.5 से 3% हिस्सा, केवल 2.5 से 3% हिस्सा ये मीठे जल के रूप में, अर्थात फ्रेश वाटर के रूप में पाया जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। लेकिन ये जो हमारा 2.5% मीठा पानी पाया जाता है, इसका भी 2/3 भाग, अर्थात लगभग 67 से 70% हिस्सा, कहीं कहीं पर 67 देता है, कहीं कहीं पर 70 देता है, तो 67 से 70% हिस्सा ध्रुवों पर ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। याद रखिएगा, ग्लेशियर और ध्रुव दोनों आप ले सकते हैं। बाकी बचे हमारे लगभग 30%, ये हमारे लिए पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, जो कि हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये बात को आप ध्यान में रख लेंगे। तो अब हम इसको एक पाई चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कहाँ कहाँ से है और किस प्रकार से है। तो चलिए एक पाई चार्ट में हम लोग इसे ध्यान से देखते हैं। आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी एक पृथ्वी है, जिसका लगभग 71% हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा? 71% हिस्सा पानी का दिखाया गया है और बाकी के बचे हिस्से स्थल के रूप में दिखाए गए हैं। जैसे ये कृषि हो गया, अंडर कन्वर्जेशन हो गया, इंटैक्ट हो गया, ह्यूमन हैबिटेशन अर्थात मानव का निवास हो गया। तो ये इतना हिस्सा स्थल का है, अर्थात लगभग 29.2% हिस्सा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये तो हो गई टोटल पानी की बात, अर्थात वाटर की बात। 71% वाटर है। अभी जो 71% वाटर है, ये कैसे मटा हुआ है, आप इसको इस फिगर में देखिए। यहाँ से आपको ये क्लियरली समझ में आने वाला है। कैसे, आप ज़रा देखिएगा। यहाँ पर देखिए इस चित्र में, सबसे पहले आप ऊपर वाले चार्ट पे ध्यान दीजिए, ये वाले चार्ट पे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, या ऐसा ही पाई चार्ट आप भी बना सकते हैं। और 3% हिस्सा फ्रेश वाटर के रूप में, अर्थात
ताज़ा पानी या मीठा पानी जिसे आप कह सकते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा, जो 3% हिस्सा है, 3% हिस्सा है, उसका 70% भाग, याद रखिएगा, उसका 70% भाग वही है ग्लेशियर और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी का जो 29% हिस्सा है वो भूमिगत जल के रूप में है, अर्थात जमीन के नीचे है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, भूमिगत जल अर्थात जो जमीन के नीचे चला जाता है। बाकी के बचा 1% वो हमें आसानी से उपलब्ध हो पाता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा ये बात को ध्यान दीजिए कि जैसे टोटल हमारे पास 100 रुपये हैं, टोटल हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 में से 97 रुपये का आपने नमक खरीद लिया, 97 रुपये का, तो बचे आपके 3 रुपये किसके लिए? ताज़े पानी के लिए। याद रखिएगा, बचे आपके 3 रुपये ताज़े पानी के लिए। लेकिन उस 3 रुपये का जो 1% हिस्सा है ना, 1% हिस्सा, उसमें आपको आसानी से उपलब्ध होने वाला पानी है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं 3 का 1%, 3 का 1% अर्थात 3 गुणे 1/100। याद रखिएगा, 3 गुणे 1/100 अर्थात 100 से इसको जब काटेंगे हम लोग तो यह आएगा 0.003। अर्थात एक प्रकार से हम कहें कि हमारे पास अगर कुल जल 71% है तो कुल जल का 0.003% हिस्सा आसानी से हमको पीने के लिए मिल पाता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। तो आप सोचिए कि पानी का आप लोग कितना दुरुपयोग करते हैं, जबकि आपको केवल इतना ही पानी उपलब्ध है। धीरे धीरे जब ये भी कम हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती जाएगी, जिसे हम कहेंगे जल दुर्लभता। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब फिर एक बात देखिए, अगली बात क्या है यहाँ पे कि आपने देखा कि हमें 1% पानी तो आसानी से मिल जाता है, 1% पानी आसानी से मिलता है, लेकिन वो भी देखिएगा कैसे है वो 1% पानी। 1% पानी में से जो 52% हिस्सा है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 1 लीटर पानी टोटल बचा हुआ है पीने के लिए, तो 1 लीटर में जो 520 ml पानी है, याद रखिएगा 520 ml पानी है, वो झीलों में पाया जाता है। कितना? 520 ml पानी। और 380 ml पानी जो है मिट्टी में नमी के रूप में पाया जाता है। और बाकी का बचा आपका 10 ml पानी। कितना बचा? 10 ml पानी, वो पाया जाता है जल वाष्प के रूप में बादलों आदि में। फिर बचा इसका 10 ml पानी। कितना? 10 ml पानी जो पाया जाता है, याद रखिएगा, जो इसका 10 ml पानी है वो पाया जाता है लिविंग थिंग्स में अर्थात जीवित वस्तुओं में। और फिर जो आपका 1% हिस्सा बचता है, 1% अर्थात 10 ml, वो पाया जाता है नदियों में, वो पाया जाता है नदियों में। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये तरह से हमारा जल का वितरण होता है। मतलब 97% पाया जाता है ओशियन में, 3% होता है फ्रेश वाटर, लेकिन उसका भी 70%, याद रखिए इस 3% का 70% हिस्सा है। ये जो 3% हमारे पास आएगा ना, उसका 70% हिस्सा है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। उसका जो 29% हिस्सा है वो ज़मीन में पाया जाता है। बाकी का जो 1% हिस्सा है वो पाया जाता है आसानी से उपलब्ध होने वाले पानी के रूप में, जो कि इन भागों में बटा होता है। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान। तो चलिए, इस प्रकार से हमने पृथ्वी पर जल संसाधन का बंटवारा देख लिया। तो आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर जल तो बहुत भर भर कर है, लेकिन हमारे उपयोग का कितना है? हमारे उपयोग का कितना है? बहुत कम, नाम मात्र का, अर्थात 0.003%। 0.003%, वो भी आसानी से हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका भी तो इतना हिस्सा 38% हिस्सा मिट्टी में नमी के रूप में है, ये वाष्प के रूप में है, ये जीवित वस्तुओं में, तो ये तो हमारे लिए उपलब्ध होने वाला नहीं है। हमारे लिए झीलों और नदियों का पानी ही उपलब्ध हो सकता है। ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। और हाँ, ये जो भूमिगत जल है इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। जो भूमिगत जल है उसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसके माध्यम से उपयोग करते हैं हम लोग? नलकूप, नल के माध्यम से हम लोग इसको उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग
आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में या हमारे विश्व में ये जल का महत्व क्यों है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जल का महत्व। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जल हमारे लिए आवश्यक क्यों है। जल हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो आप देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, जल का महत्व। तो इसको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। सबसे पहला कि जल जो है पृथ्वी के समस्त वनस्पतियों, पशु पक्षियों और मानव जीवन का मूल आधार है। अर्थात जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जल का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप इतना लिख लीजिएगा, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ लिखते जाइए आप अपनी कॉपी में। जल का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। तीसरा लिखिएगा, जल का उपयोग उद्योगों में, परिवहन में, घरेलू कार्यों में तथा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। जैसा कि आप लोग सुने ही होंगे कि पानी से बिजली बनाई जाती है, तो वो हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होती है। उसके बाद मत्स्य पालन जल पर आधारित है। ये आप अगला पॉइंट लिखिएगा। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया कि मत्स्य पालन जो है वो किस पर आधारित है, जल पर आधारित है। और पर्यटन जैसे उद्योग भी जल पर आधारित हैं, क्योंकि लोग कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, यहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, भारत की विशाल जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो कृषि है वो जल पर एकदम आधारित है, जल पर एकदम आधारित है। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए जल के महत्व के बारे में, जल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है ना, तो आप इसको पॉइंट वाइज ऊपर नीचे करके लिख लीजिएगा, जैसा मैंने आपको बोल दिया है। अब शुरू होता है भारत में जल संसाधन, कि भारत में जल कैसे प्राप्त होता है। याद रखिएगा, भारत में जल कैसे प्राप्त होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप देख लीजिए कि विश्व में जितना जल है, विश्व में जितना जल है उसका 4% हिस्सा भारत को मिलता है। कितना परसेंट? 4% हिस्सा। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और एक बात बताई गई कि वर्षा से यहाँ पे 4000 घन किमी जल प्राप्त हो जाता है। 4000 घन किमी जल प्राप्त हो जाता है। तो ये बात आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। वर्षा से भारत में कितना जल प्राप्त होता है? लगभग 4000 घन किमी। तो 4000 घन किमी मिलने के बाद इसका 1/3 हिस्सा अर्थात 33%, कितना परसेंट? 33% वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। बाकी के बचे 67%। कितने बचे? 67। तो 67% जो बचे, याद रखिएगा 67% में से आपका 45%, ये वर्षा के जल की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा, ब्लॉक बनाइएगा। कैसे बनाएंगे आप? देखिए, लिखिएगा वर्षा जल, वर्षा जल। तो वर्षा जल का जो आपको 33% हिस्सा लिखना है वो वाष्प के रूप में लिख देना है। फिर आपका जो दूसरा लिखना है 45% हिस्सा नदी और समुद्र में मिल जाता है। याद रखिएगा, नदी और समुद्र में मिल जाता है। बाकी के बचे 22%। कितने परसेंट बचे? 22% हिस्से बचे इसके। वो जो 22% है वो भूमिगत जल के रूप में चला जाता है। आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, 22% हिस्सा भूमिगत जल के रूप में चला जाता है, जिसे हम अधोभौम जल भी कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जल को एनसीईआरटी में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, एनसीईआरटी किताब में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जल संसाधन का वितरण हुआ है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ? 4% जल का हिस्सा हमको मिलता है। भारत इसमें उपलब्धता में 133वें स्थान पर आता है। आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जल उपलब्धता में भारत किस स्थान पर आता है? 133वें स्थान पर आता है। और यहाँ पर कितनी वर्षा मिलती है? 4000 घन किमी वर्षा से जल हमको प्राप्त होता है, जिसका 33% हिस्सा वाष्पित होता है, 45% हिस्सा वही नदी, तालाब और समुद्र में चला जाता है, और बाकी बचा 22% हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, और बाकी तो जो हमारा नदियों, तालाबों में, झीलों में गया उसे हम सतही जल कह सकते हैं, अर्थात जो हमें सतह पर मिलता है।
तो एक बार आप एनसीईआरटी में अधोभौम जल या भूमिगत जल की परिभाषा देख लीजिए, क्या बताया गया वहाँ पे। तो देखिएगा आप, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत या जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल। किस जल की बात कर रहा है यहाँ पे? भौम जल की बात कर रहा है। तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, लिखा क्या है, हम किसी जलाशय के निकट अगर कोई गड्ढा खोदते हैं कि वहाँ की मिट्टी नम मिलती है। ये तो जाहिर सी बात है, क्यों? क्योंकि कुछ पानी उस मिट्टी ने सोख लिया है। फिर क्या कहा है कि जो आर्द्रता है भूमिगत जल की उपस्थिति को बताती है, अर्थात जो मृदा में नमी मिली है वो भूमिगत जल को बता रही है। याद रखिएगा, अगर हम अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं, देखिए एनसीईआरटी में किस प्रकार से इसकी परिभाषा बना रहा है, अगर हम और अधिक गहराई तक खोदते जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान जो हैं वो जल से भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा जो है वो भौम जल स्तर कहलाती है। जैसे आपके यहाँ नल का ये क्या बोलते हैं, नलकूप खोदा जाता है, नल की बोरिंग कराई जाती है, पंपिंग सेट की बोरिंग कराई जाती है, तो आप कहते हैं मैंने 100 फीट कराया, मैंने 120 फीट कराया है। तो वहाँ पे पानी का एक निर्धारण तो होता है ना कि अगर आप इतने से ऊपर करेंगे तो पानी आपको नहीं मिलेगा, इससे नीचे जाएंगे तो पानी आपको मिलना प्रारंभ होगा। तो जहाँ से हमको भूमिगत जल मिलना प्रारंभ हो जाता है उसी को कहा जाता है भौम जल स्तर। याद रखिएगा, भौम जल स्तर, और इसके नीचे पाए जाने वाले जल को हम कहते हैं भौम जल। तो ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परिभाषा क्या लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। और भौम जल स्तर क्या है कि वह स्तर जिसके नीचे के सारे स्थान, सारे खाली स्थान जो हैं, सारे खाली स्थान किसके द्वारा भरे हुए हैं? जल के द्वारा भरे हुए हैं, भौम जल स्तर कहलाता है। ठीक है ना? तो ये प्रकार से आपने देखा कि एनसीईआरटी में किस प्रकार से भौम जल को परिभाषित किया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संचित भौम जल, याद रखिएगा, संचित भौम जल के भंडार को जल भर कहते हैं और जल भरों के जल को नलकूप और हैंडपंप से निकाला जाता है। अर्थात याद रखिएगा, जो जमीन के अंदर का पानी है उसे हम जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल भर। नोट डाउन कर लीजिएगा, जमीन के अंदर का पानी जल भर कहलाता है, एनसीईआरटी का कथन है ये, जल भर कहलाता है। और जल भर वाले पानी को कैसे निकाला जाता है? नलकूप और हैंडपंप से। नलकूप अर्थात वही पंपिंग सेट या ट्यूबवेल या मोटर जिसे आप बोलते हैं, और हैंडपंप तो आपके यहाँ मिलता ही है। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये प्रकार से बात की गई भौम जल की और जल भर की, किस किताब में? एनसीईआरटी की किताब में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जल के स्रोत। अगला टॉपिक है जल के स्रोत। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं जल के स्रोत। तो जल के स्रोत क्या क्या हैं? जो जल संसाधन हैं वो 3 प्रकार के स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि भारत की बात नहीं करेंगे, हम लोग पूरी पृथ्वी की बात करेंगे कि पूरी पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 71% जल पाया जाता है, जिसका अधिकांश भाग महासागरीय जल, जिसे हम लवणीय जल भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि महासागरों का पानी जो होता है नमकीन होता है, इसीलिए इन्हें लवणीय जल कहा जाता है, क्योंकि महासागर का पानी नमकीन होता है, उसमें लवणों के घुले होने के कारण, जिसमें सोडियम तथा पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड होते हैं। उसके बाद आप देखिए दूसरा इसका प्रकार है स्थलीय जल, जो कि स्थल पर हमें दिखता है। उसके बाद भूमिगत जल, अर्थात जो जमीन के अंदर होता है। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि महासागर जैवमंडल का एक अभिन्न अंग है, यह मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है। महासागरों में विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन उपलब्ध हैं, जिसका मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग कर सकता है। महासागरीय जल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? महाद्वीपों के बीच के जो सागर हैं, लघु सागर हैं, और जो खाड़ी हैं वो भी आते हैं। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, उधर अरब सागर है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, मन्नार की खाड़ी है। ये सब चीज़ें जो आती हैं इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप ये क्या लिखेंगे इसमें महासागरीय जल में कि इसके अंतर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर, खाड़ियों के जल और महासागरों के जल आते हैं। मानव इसका अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है। आप इतनी बात अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आपको याद करना होगा। ठीक है ना? तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है कि समुद्री जल भारत की मुख्य भूमि के 3 ओर से घिरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका जो भारत है
ये अगर हम भारत है इस तरह से बात करें भारत की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 हिस्से जो हैं इसके, देखिए इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। तो साउथ का हिस्सा देखें यहाँ पे नीचे पानी होता है, वेस्ट का हिस्सा देखिए आप इधर पानी होता है, उसके बाद ईस्ट का हिस्सा देखिए इधर पानी होता है, जबकि नॉर्थ के हिस्से में पानी नहीं। यहाँ पे एरिया पे आपको पहाड़ मिलेगा ऐसे इस तरह से, ये पहाड़ आपको मिलेगा इस तरह से, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहाड़ आपको कैसे मिलेगा, ये इस तरह से देखिए आप, यहाँ से आपको पहाड़ ऐसे मिलेगा, और बाकी आपको पानी कहाँ से मिलेगा, पानी आपको 3 एरिया से मिलेगा। इसीलिए इस एरिया को भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो वी आकार का भारत का हिस्सा है नीचे वाला, इसको भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप क्या है, वह स्थान जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहीं से आप प्रायद्वीप की भी परिभाषा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो कह रहा है कि भारत जो है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, देखिए यहाँ पे प्रायद्वीपीय भाग आ गया, समुद्री जल संसाधन से संपन्न है, परंतु यह जल खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। आप ध्यान में रख सकते हैं इस बात को, ये जो जल है वो खारा है, इसीलिए ये पीने योग्य नहीं है। बाकी इसमें देखिए बहुत सारे उपयोग की चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी मछलियाँ मत्स्य पालन के लिए और नौ परिवहन के लिए ये उपयोगी हैं, याद रखिएगा आप लोग, मत्स्य पालन और नौ परिवहन के लिए उपयोगी ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे अनेक सागरीय जीव जैसे मूंगा, मोती जिसे कहा जाता है, झींगा, घड़ियाल, कछुआ आदि पाए जाते हैं। और समुद्री जल का सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इससे नमक बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है। तो नमक कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। ये सब आपको लिखने के लिए नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आपको स्थलीय जल देखना है। तो धरातल अर्थात भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहते हैं। धरातल अर्थात भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहते हैं। इसके स्रोत 3 हैं, देखिएगा आप कौन कौन से स्रोत हैं। पहला तो है वर्षा का जल, दूसरा है नदी का जल, और तीसरा है जलाशयों, तालाबों एवं झीलों का जल, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए वर्षा का जल, मतलब भूमिगत जल को, सॉरी स्थलीय जल को 3 हिस्से में बांटा गया है, जिसमें पहला हिस्सा है वर्षा का जल। तो धरातल पर जो जल वर्षा के द्वारा प्राप्त होता है उसे हम वर्षा का जल कहते हैं। यह अत्यंत शुद्ध होता है, इसीलिए इसे आसुत जल भी कहा जाता है, ये बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। अर्थात वर्षा के जल को आसुत जल कहा जाता है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। हाँ वो अलग की बात है कि नीचे आते हुए वायुमंडल के धूल मिट्टी के कण मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसे आसुत जल कहते हैं। और इसकी मोलरता जो होती है वो 55.56 होती है। इसको आप लोग केमिस्ट्री के उद्देश्य से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों में जो बहने वाला जल होता है वो वर्षा का जल ही होता है। जैसे एक बात समझिए आप लोग कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया, इसमें जो उत्तर का दिशा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे, ये इधर साइड में, तो यहाँ पे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ पर ग्लेशियर हैं। जब वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो पानी बनकर पहाड़ से नीचे तेज धारा के रूप में बहता है और नदी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नदी का निर्माण करता है। इसका मतलब जो हमारे उत्तर भारत की नदियां हैं उनको जल कहाँ से प्राप्त होता है, ग्लेशियरों के पिघलने से। जैसे गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, ऐसे लोग अन्य ग्लेशियर से भी अन्य नदियां हमारे यहाँ निकलती हैं, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि दक्षिण भारत में क्या होता है। तो दक्षिण भारत में तो ग्लेशियर है नहीं, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वर्षा का जल ही नदियों के रूप में बहता है, याद रखिएगा। अर्थात दक्षिण भारत में नदियों में जो बहने वाला जल होता है वो कौन सा जल होता है, वर्षा का जल होता है, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो जब तक बरसात होती है तब तक इनको जल पर्याप्त मिलता है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो इनको जल नहीं मिल पाता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ष के लगभग महीने जल की कमी हो जाती है, ठीक है ना, आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखिए नदी का जल, नदी जल क्या है, तो नदी जल क्या है, यह भारत के प्राकृतिक जल संसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात नदियों को तो इंसान ने नहीं बनाया ना, प्रकृति ने बनाया है, तो इसीलिए इसे प्राकृतिक जल संसाधन कहा जा सकता है। भारत में प्रचुर मात्रा में नदियां हैं और उनका जल उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में अर्थात बहुत सारी नदियां हैं। आप अभी आगे पढ़ेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में कई नदियों पर बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनका प्रयोग हम लोग बिजली पैदा करने में, सिंचाई करने में आदि करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है
कि नदियों में बड़े बड़े बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही चलती है और कृषि के लिए नदियों से नहरें निकाली जाती हैं। जैसे मान लीजिए, एक बात समझिए आप लोग कि एक नदी ऐसे बहती हुई जा रही थी। अब यहाँ पे एक एरिया था जो कि पानी की कमी से जूझ रहा था, वहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक छोटा सा बांध बना दिया और यहाँ से एक रास्ता काट दिया। रास्ता काट कर यहाँ से एक नहर ला के इधर कर दिया इस एरिया में, जिससे यहाँ पर पानी पहुँच गया और हमने समय समय पर इस बांध से पानी छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे इस एरिया को भी पानी मिलने लगा और आगे भी नदी का पानी जाने लगा। ये प्रकार से हम लोग कृषि का उपयोग में इसका प्रयोग कर लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जिनके नाम दिए गए हैं, अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको खुद मालूम चल जाएगा। आप देखिए तीसरा प्रकार क्या है, जलाशयों, तालाबों और झीलों का जल। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। भूमि के ऊपर पाए जाने वाले जल संसाधनों में तालाब भी एक प्रमुख साधन है। हर गांव में तालाब खोदा जाता है। तालाब खोदने के लिए हमारे यहाँ सरकार योजनाएं भी चलाती है। मनरेगा मजदूरों को एक गांव में तालाब खोदने का जरूर उनको काम दिया जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तालाबों से वर्ष भर सिंचाई की जाती है। वर्षा के जल को तालाब में एकत्रित कर देते हैं और तालाब के पानी को पूरे साल सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि तालाबों के जो 90% हिस्से हैं वो दक्षिण भारत में, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो वर्षा पर ही निर्भर करती हैं। इसीलिए जब वर्षा की कमी होती है तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ बड़े बड़े तालाब बना कर रखते हैं, जिससे वर्षा का जल उनमें एकत्रित हो जाता है और पूरे साल ये लोग इसका उपयोग सिंचाई के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार इसका आता है भूमिगत या अधोभौमिक जल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 3% हमारा फ्रेश वाटर है उसका 29% हिस्सा भूमिगत जल के रूप में ही पाया जाता है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्षा का जल भूतल की मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है। कितना परसेंट जी, 22%। जो वर्षा का जल है वो 22% भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। इसे ही हम भूमिगत या अधोभौमिक जल कहते हैं। और हमने देखा था भूजल स्तर क्या है, अभी आपने एनसीईआरटी में इसकी परिभाषा भी देखी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में जल का प्राकृतिक स्रोत है। इसको हमने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक रूप से होता है। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कुओं, नलकूपों और नलों के द्वारा किया जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे अब हमारा हेडिंग ये समाप्त होती है कि जल के स्रोत क्या हैं। तो जल के महत्वपूर्ण 3 स्रोत हैं, महासागरीय जल, स्थलीय जल, भूमिगत जल। तो महासागरीय जल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि महासागरीय जल में कौन कौन आएगा, सागरों का जल आएगा और लघु सागरों का जल आएगा और खाड़ियों का भी जल आएगा। उसके बाद जब हमने देखा कि स्थलीय जल में कौन कौन आते हैं, तो स्थलीय जल में 3 प्रकार हो गए, वर्षा का जल, नदियों का जल, तालाबों का जल और झीलों का जल। ठीक है, उसके बाद भूमिगत जल में जो जमीन के नीचे वाला जल होता है वो भूमिगत जल के रूप में होता है। ये बात को आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ देखिए जल से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको पाई ग्राफ के द्वारा पूरा विस्तार से समझा चुका हूँ। यहाँ पे 96.5% लिखा है, इसको 97.5% होना चाहिए। और 2.5% हिस्सा फ्रेश वाटर है, मैंने वही कहा 2.5 से 3%, कहीं कहीं पर 2.5% देता है, कहीं कहीं पर 3% देता है। तो आप याद रख सकते हैं या तो 97 और 97.5, या तो 2.5 या तो 3 फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें लवण नहीं मिला हुआ है, मीठा जल इसे बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो हमारा मीठा जल है उसका 70% हिस्सा मैंने आपको बता दिया ग्लेशियर और ध्रुवों पे जमा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बर्फ़ की चादर और हिमनद के रूप में मिलता है। बाकी 30% हिस्सा जो है भौम जल, भौम जल वही मैंने आपको बताया जो ज़मीन के अंदर है और जलभृत अर्थात ऊपर के जल को कहा गया है। 30% जो हिस्सा है वो पाया जाता है, जबकि 29% हमने देखा ज़मीन के अंदर होता है और 1% हमें ऊपर उपलब्ध होता है। ठीक है ना, ये प्रकार से जल के बारे में कुछ आंकड़े बताए गए हैं। ये कब का आंकड़ा है, 2003 का आंकड़ा है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आप देखिए कुछ बातें और बताई गई हैं, ये भी आपने पहले ही देख लिया है कि भारत जो है कुल वर्षा का 4% प्राप्त करता है। कितना परसेंट, 4%, याद रखिएगा। मतलब भारत में पूरे विश्व का 4% हिस्सा जल संसाधन का पाया जाता है और इसके आधार पर भारत को 133वां स्थान दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 133वां स्थान दिया गया है। बाकी इसके बारे में आपको और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे जल दुर्लभता, फिर जल संरक्षण और जल का क्षरण कैसे होता है।
और जल संरक्षण के क्या क्या उपाय हमारे लिए हो सकते हैं, जल की कमी के क्या कारण हैं, हम कल इनको भी देखेंगे, और जल दुर्लभता क्या है, हम कल इसको भी देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं बंद करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जाते जाते एक कमेंट ज़रूर क्लास के बारे में करेंगे, जिससे हमें अगली क्लास लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसे आप अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग आगे तैयार रहें लाइव क्लासेस के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।